मित्रों, मैं राहुल लाल और अब महाराष्ट्र के चुनाव के केवल कुछ दिन बचे हुए हैं। और जी हाँ, महाराष्ट्र के बिल्कुल ग्राउंड के विभिन्न हिस्सों में, महाराष्ट्र के विभिन्न, चाहे पूर्वी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, अलग अलग कोंकण क्षेत्रों में घूमने के बाद मैं अब आप लोगों के सामने में उपस्थित हुआ हूँ। और महाराष्ट्र की जो स्थितियाँ हैं मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के लिए डगर बिल्कुल आसान नहीं है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी जोरदार झटका का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ा था, वो स्थितियां अभी भी कहीं न कहीं बनी हुई है। और आज हम लोग समझेंगे कि क्या इस समय महाराष्ट्र के राजनीति में क्या हो रहा है। इस समय महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो वहाँ इंडिया अलायंस को महाविकास अघाड़ी के रूप में जाना जा रहा है और एनडीए अलायंस को, यानी जो बीजेपी का अलायंस है, वो महायुति के रूप में जाना जा रहा है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार, वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम लोग देखें तो अजित पवार और एकनाथ शिंदे, ये दो समूह वहाँ पे हैं। और इन दोनों समूहों के बीच में जो टक्कर की स्थिति है, उसमें कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रों में तो बढ़त बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है मित्रों। जो विदर्भ के क्षेत्र में अगर हम लोग देखें, वहाँ पे कहीं न कहीं जो महाविकास अघाड़ी है या इंडिया अलायंस है, वो आप उसको देख सकते हैं कि अच्छी खासी सीधे बढ़त की स्थिति नज़र आती है। मराठवाड़ा के क्षेत्र में भी इस बढ़त को देखा जा सकता है। अन्य कई क्षेत्रों में भी अगर पश्चिमी महाराष्ट्र की हम लोग बातचीत करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र एक तरह से प्रभाव क्षेत्र है शरद पवार का। और शरद पवार पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से कठिन जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष मतलब ये नहीं कि जमीन पे लगातार जो है कि जनता तक जिस तरह से वो पहुंच रहे हैं। शरद पवार की उम्र है 84 वर्ष। कई तरह के व्याधियों से भी, कई तरह के बीमारियों से भी वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं है। पश्चिमी महाराष्ट्र में लोग उन्हें टाइगर कह के बुला रहे हैं। और उनके अजित पवार जो उनसे अलग होके एनडीए खेमे में, यानी महायुति खेमे में गए हुए हैं, अभी भी उनके लिए डगर काफ़ी कठोर है। और हम लोग अगर देखें लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी, तो उनको, अजित पवार को केवल एक लोकसभा सीट मिल पाई थी। यानी महायुति का, इंडिया बीजेपी अलायंस का सबसे कमज़ोर घटक कोई अगर साबित हुए थे लोकसभा चुनाव में भी, तो वो एक तरह से अजित पवार थे। और फिर भारतीय जनता पार्टी खुद का, जिनका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा गड़बड़ रहा, सिंगल डिजिट में रह गई थी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, 9 लोकसभा सीटों पर रह गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थितियां बदली नहीं है। लेकिन इन सब से परे महाराष्ट्र में आप लोग एक सवाल ये भी पूछ रहे होंगे कि 4 जून के बाद से आखिर परिस्थितियां बदली क्यों नहीं है। 2-3 कुछ रणनीतिक गड़बड़ियां भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है, और वो गड़बड़ी अभी नहीं हुई है मित्रों। महाराष्ट्र से जब कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को उठाकर गुजरात ले जाया जा रहा था, कुछ प्रोजेक्ट को उसमें गुजरात ले जाया गया था, तभी से महाराष्ट्र में एक स्थिति बनी हुई है, महाराष्ट्र बनाम गुजरात की स्थिति। और मुंबई में तो लोग अब ये भी चीज़ कह रहे हैं, या महाराष्ट्र के भीतर की एक ध्वनि जिसको सुनना काफ़ी आवश्यक है, कि अगर बीजेपी इस बार फिर से जो है कि वहाँ पे सत्ता में आती है, वापसी करती है, तो फिर मुंबई जो कि आर्थिक राजधानी की पूरी हैसियत और ताकत रख रहा है, उसके उस दर्जे को भी छीन लिया जाएगा। इस प्रकार की भी चर्चा हो रही है। यानी कि लोगों को यह डर है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को उठाकर अहमदाबाद कहीं ना ले जाया जाए, या तमाम जो और शेयर बाजार से संबंधित चीज़ें हैं, दूसरी और अन्य आर्थिक निर्णयों से संबंधित चीज़ें हैं। एक तो ये भावनात्मक पक्ष है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले, यानी कि इन 2.5 वर्षों में जब वहाँ पे महाविकास अघाड़ी की सरकार को तोड़ के हटा दिया गया और फिर दूसरी सरकार महायुति की बनी, बीजेपी की सरकार बनी वहाँ पे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, तो जिस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया और फिर असली और नकली का खेल खेला गया, जिस तरह से शरद पवार को तोड़ा गया और असली नकली का पूरा खेल खेला गया, उन सब वो तो कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में पहले से चल रही हैं। लेकिन इस समय क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, उन पुराने घटनाओं के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी ने क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ नए प्रयास किए हैं? जो पुरानी, उसको जो नुकसान हुआ है उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ नए प्रयासों में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है या फिर विफल हुई है? महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है मित्रों? सबसे रोचक मामला ये है कि महाराष्ट्र में अभी इस समय अगर हम लोग देखें तो महायुति के में
कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच में एक शीत युद्ध की स्थिति दिखाई देती है। और वो शीत युद्ध की स्थिति कहाँ से आती है? हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, गृह मंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह, उन्होंने एक बयान दिया मित्रों। उन्होंने बयान यह दिया कि वर्तमान में एकनाथ शिंदे हमारे मुख्यमंत्री हैं, यानी अभी तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे तो तीनों घटक दल हम लोग मिल बैठ के तय करेंगे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। और फिर वहीं से एक तरह से ये चीज़ हुआ कि एकनाथ शिंदे को कंटिन्यू नहीं करने के लिए बीजेपी गंभीर है, और एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री ना बन जाए कहीं कि अगर महायुति को, तो भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और यह बात शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप को भी पता है कि अगर बीजेपी अपने बल पे ही कहीं आ गई और एकनाथ शिंदे वगैरह बहुत ज़्यादा सीट लेकर नहीं आ पाते हैं तो उनका महत्व राजनीतिक तौर पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनने की उनकी कोई परिस्थितियां नज़र नहीं आ रही है। इसलिए वहाँ पे जो अगली पंक्तियां मैं कह रहा हूँ मित्रों, जिसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बागी प्रत्याशी एकनाथ शिंदे के सामने खड़े कर दिए हैं, अजीत पवार पार्टी के सामने खड़े कर दिए हैं बागी, और उसी तरह से एकनाथ शिंदे ने भी बहुत सारे बागी प्रत्याशी बीजेपी के सामने में खड़े कर दिए हैं। और मैं डंके के चोट पे एक चीज़ कह दूं कि केवल बागी प्रत्याशी नहीं खड़े किए गए, बल्कि उनको बहुत ही पुरजोर फंडिंग भी एकनाथ शिंदे के तरफ से हो रही है। यानी कहीं न कहीं महायुति में, एनडीए के भीतर, जिसे अगर हम लोग नेशनल स्तर पे एनडीए अलायंस कहते हैं, बीजेपी का जो पूरा अलायंस है, वहाँ पे आपस में ही घमासान की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा। और इस घमासान का कारण यही है कि अमित शाह का वो बयान, पहले तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ने का प्रयास किया जाना, कि एक तरह से बीजेपी बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ रही है और उसके तुलना में एकनाथ शिंदे और अजित पवार कम सीटों पर लड़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, यह स्पष्ट तौर पे कह देना कि एकनाथ शिंदे फिर से उनके मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को पलटने की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में इसका मीनिंग यह निकाला जा रहा है मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतेगी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब स्थिति क्या है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के, फिर से अगर ऐसी आहट भी है तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही बहुत ज़्यादा बेचैनी है मित्रों। यानी बीजेपी के भीतर भी एक बड़ा खेमा है जो नहीं चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस फिर से जो है कि वो मुख्यमंत्री बन सकें। तो एक तो बीजेपी के भीतर से भी पर कतरने की तैयारी चल रही है देवेंद्र फडणवीस को लेकर, और दूसरी चीज़ की जो इन पार्टियों के बीच में जो आपसी सामंजस्य है वो सामंजस्य ना होकर बिल्कुल सोच समझकर जानबूझकर जो है वहाँ पे बागी खड़े किए गए। थोड़ा इन अगर बागियों के मामले को हम लोगों को समझना हो तो मैं थोड़ा आप लोगों को 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ ले जाऊँगा। बहुत सारे उत्तर भारत के जो दर्शक हैं हमारे वो समझ सकेंगे कि महाराष्ट्र में क्या परिस्थितियां चल रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि जब चिराग पासवान 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी केवल वहीं खड़े किए थे जहां, चूँकि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन था 2020 के विधानसभा चुनाव में, तो चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी कहाँ खड़े किए मित्रों? उन्होंने वहीं खड़े किए जहाँ जनता दल यूनाइटेड जो है कि सामने में थी। बीजेपी के समक्ष उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए थे और इससे जनता दल यूनाइटेड को काफ़ी नुकसान भी हुआ था। लेकिन अगर बिहार में देखें, जनता दल यूनाइटेड ने कोई बागी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा नहीं किया था। यानी एक बिहार में कहीं न कहीं बागी प्रत्याशी के रूप में चिराग पासवान थे, लेकिन प्रत्युत्तर में बागी प्रत्याशियों के का सामना भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन उसके बरक्स अगर हम लोग सीधे महाराष्ट्र पहुँचते हैं मित्रों, तो महाराष्ट्र में कहीं न कहीं जो स्थितियां हैं कि एकनाथ शिंदे भी बागी प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी बागी प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं और अजीत पवार भी बागी प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे को ये लग रहा है कि उनकी कम से कम इतनी सीटें तो जरूर होनी चाहिए कि बिना उनके समर्थन के बीजेपी या कोई भी अन्य सरकार न बना सके। ये जो वाक्य मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अन्य सरकार न बना सके, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, और महाराष्ट्र की जो ये जो एक तरह से 3 पार्टियां, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार एनसीपी शरद पवार, ये तीनों धड़े जो है कि जो इंडिया अलायंस के हिस्से हैं, महाविकास आघाड़ी के हिस्से हैं, वो तो हैं। उनके बीच में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे कहीं न कहीं तारतम्यता बनी हुई है। हालांकि कुछ सीटों पे वहाँ पे भी उलझन की स्थिति है,
लेकिन वो सीटों की संख्या 1% 2% तक आप मैक्सिमम मान सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अलग अलग घटक दल हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, महायुति के घटक दल हैं, उनके बीच में तनाव की रेखाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये है महाराष्ट्र की लेटेस्ट स्थिति। यानी एनडीए खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी खेमे में सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति बहुत ज़्यादा है, जबकि जो जनता का जो जनरल सेंटीमेंट है मित्रों, वह लोकसभा चुनाव से कहीं नहीं बदला है। वो सेंटीमेंट अभी भी महाविकास अघाड़ी या कांग्रेस के जो ग्रुप है उस विकास के वहाँ पे कहीं ना कहीं जनता अभी भी खड़ी है उस जगह पे। तो वर्तमान में अगर आज के डेट में जब हम लोग बातचीत करें इस समय, तो महाराष्ट्र में स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूँ कि महाविकास अघाड़ी में ना तो उस रूप में सिर्फ फुटअव्वल है, वहाँ पे शरद पवार 84 वर्ष की उम्र में जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, उद्धव ठाकरे जिस तरह से अपने शिवसेना के भीतर उन्होंने पकड़ रखी हुई है, और कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से कांग्रेस फिर से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में पुनर्जीवित हुई है, इन परिस्थितियों के बीच में महाविकास अघाड़ी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है महायुति की तुलना में। धन्यवाद मित्रों।